तो 1910 में इनको लंदन में कैप्चर करती है ब्रिटिश और इंडिया लाने के लिए एक शिप में चलते हैं SS मोरिया में। और ये ब्रीफ टाइम के लिए ये डॉक होती है मार्सेली, फ्रांस में। अब ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है, ये गन के वजह इनको पता चल जा रहा है कि ये काम लंदन से हो रहा है, क्योंकि ये गन ब्रिटेन में ही बनती थी। तो अब ये ज़ीरो इन कर लेते हैं वीर सावरकर पे और 1910 में उनके ऊपर केस कर देते हैं फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ ब्रिटेन। वो फिर भी और तब के बाहर है, और कठिन होके बाहर है। काला पानी उनको तोड़ नहीं सका। भारत राइजिंग के ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस लीडर के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा नाम है कि इतिहास के पन्नों में कहीं ये नाम खो गया है या छुपा दिया गया है। उनके नाम के अगेंस्ट बहुत इनजस्टिस हुआ है। राहुल गांधी ने भी उनके अगेंस्ट बहुत सारी खराब चीज़ें बोली हैं, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी रियलिटी और उनकी स्टोरी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और आज उनकी लाइफ को हम आपके सामने इस पॉडकास्ट के जरिए लाने की एक कोशिश कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बाद आप हमें बताइए कि क्या उनकी लाइफ या उनकी स्टोरी भारत का हर एक बच्चा जानने के लिए डिजर्व करता है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लार्जर देन लाइफ, द वेरी इंपॉर्टेंट, द लेजेंडरी स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में। और हमारे साथ सत्यम है जो हमें बताएंगे कि क्यों इनका कंट्रीब्यूशन भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सत्यम, हमें बताइए कि स्वतंत्र वीर सावरकर का अर्ली लाइफ क्या था, उनका चाइल्डहुड कैसा था? नमस्ते रविश। नमस्ते सत्यम। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पे, तो इनका जन्म 1883 में हुआ है भागुर में। भागुर नासिक सिटी से पास एक जगह है। तो जब इनका जन्म होता है, इनके कम आयु में, जब ये 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो जाता है। तो ये 3 भाई है। एक बड़े भाई है गणेश राव सावरकर, जिनको बाबा राव सावरकर भी कहते हैं, और छोटे भाई नारायण राव सावरकर। इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत। तो जब ये कम आयु में इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये नासिक आ जाते हैं। तो जब नासिक आते हैं, इसी समय देखिए प्लेग फैला हुआ था, और नासिक में प्लेग में वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे रैंड, उनके अंडर जो महिलाओं के साथ गलत कृत्य किया जा रहा था ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा, तो उसके खिलाफ चाफेकर बंधु भी बदला लेना चाह रहे थे। तो 1897 में चाफेकर बंधु रैंड की हत्या कर देते। गलत कृत्य मतलब इसके बारे में अगर थोड़ा इस विषय में थोड़ा बताएंगे तो। प्लेग को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते थे, जिनके घर में पता चलता था कि प्लेग हुआ है, तो ब्रिटिश के सिपाही आते थे, घर में तोड़फोड़ करते थे, पूजा घर को अस्त व्यस्त कर देते थे, महिलाओं के साथ गलत कृत्य करते थे, और फिर वो फैमिली को सिटी के बाहर शिफ्ट कर देते थे। एक्चुअल काम था कि प्लेग को कंटेन करने के लिए जहाँ पे प्लेग हुआ है उनको सिटी के बाहर एक अच्छी जगह ले जाए। तो ना तो वो अच्छी जगह ले जा रहे थे और फैमिली को इल ट्रीट कर रहे थे, दुर्व्यवहार बहुत होता था। यस। तो इसके अगेंस्ट जनता में काफ़ी रोष था। तो चाफेकर बंधु इनके एक समझो 10 साल बड़ी जनरेशन है सावरकर की। तो वो ऑलरेडी अगेंस्ट थे ब्रिटिश के, और फिर वो 1897 में डायमंड जुबली इवेंट था क्वीन विक्टोरिया का इंडिया में। उस इवेंट के दौरान ही रैंड की हत्या होती है। ओके। सो तब वीर सावरकर की उम्र है 14 साल। तो उस समय आप देखिए इनकी प्रेरणा, तो ये बहुत वोराशियस रीडर थे, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखते थे, और इनके जो श्रद्धा स्थान थे, तो इनको प्रेरणा मिलती है भगवान श्री कृष्ण से और छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो इनके माइंड में क्लैरिटी थी। तो ये 14 साल की उम्र में जो इनकी कुल देवी है अष्टभुजा देवी, वहाँ पर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मारता मारता मरे नवा झुंझेन, कि मैं लड़ते लड़ते रहूँगा, ब्रिटिश को तब तक मारूंगा जब तक मैं नहीं मर जाऊँ। तो ये 14 साल की उम्र में इनके विचार है, आप देखिए। तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई अपने भाई के साथ और दोस्तों के साथ नासिक में।
फिर ये मित्र मेला एक ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ राष्ट्रभक्त समूह जो बैक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मित्र मेला क्या है, सामाजिक कार्यों में जाती है, वहाँ लोगों से डिस्कशन करती है, उनको रेवोल्यूशन के बारे में बताती है कि और देशों में रेवोल्यूशन कैसे हुए। तो अब इसको जानने के लिए कि ये मित्र मेला क्या कर रहा है, तो 1899 में फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है मित्र मेला, जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उनको रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा है। और इसके साथ ही जो बैक एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीक्रेट सोसाइटी है, वो है राष्ट्रभक्त समूह। इसमें थोड़े ही लोग हैं जो ट्रस्टेड लोग हैं। अभी 1899 के बाद इनका एडमिशन हो जाता है फर्ग्यूसन कॉलेज में 1902 में। अब ये 1902 में आ रहे हैं पुणे। तो ओवर अ पीरियड फिर ये अपना और एक नया ग्रुप बनाते हैं और 1904 में मित्र मेला बन जाता है अभिनव भारत। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अभिनव भारत इज यंग इंडिया और इसका इंस्पिरेशन है यंग इटली। तो अब हम जानते कि यंग इटली क्या है और इस समय यूरोप में क्या लहर चल रही है। तो यही मेरा अगला प्रश्न भी था कि जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा है कि उनका इंस्पिरेशन, स्वतंत्र वीर सावरकर का इंस्पिरेशन जो अर्ली लाइफ का था, वो जो पॉलिटिकल क्लाउड था दुनिया भर में, अमेरिका में, इटली में, यूरोप में, उनसे इंस्पायर होके उन्होंने अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की और वो चाहते थे कि भारत इसे अडेप्ट करे। तो ये अगर हमें थोड़ा बताएंगे कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो पूरी दुनिया में चल रही थी, उनसे वो कैसे इंस्पायर हुए। अभिनव भारत 1904 में जो बना, तो इनका जो घोषित पर्पस है वो है कॉल फॉर टोटल फ्रीडम फॉर विच आर्म्ड रेवोल्यूशन इज इनएविटेबल। मतलब हमारा पर्पस है फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हमको आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू करना है। अब हम समझते हैं कि ये भारत, इस कालखंड में भारत में सिचुएशन ये है और विश्व में क्या सिचुएशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक लहर देखिए, 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस घोषित हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी सिर्फ 13 ही स्टेट थे, बहुत छोटा देश था। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। इसके बाद ये लहर आती है यूरोप में, तो इसको बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1789 टू 1848। एज ऑफ रेवोल्यूशन, हाँ। तो 1789 में क्या होता है, फर्स्ट रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट उनका अध्यक्ष बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि पहले था कि एक राजा होता है और राजा का मंत्रिमंडल होता है। वो मंत्रिमंडल में मंत्री राजा खुद चुनता है। पर ये रेवोल्यूशन के बाद क्या हो रहा है कि ये जो मोस्टली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही है, वहाँ पे राजा है पर मंत्रिमंडल का चुनाव जनता के वोट से हो रहा है। तो एक लहर ये थी। और दूसरी लहर कई जगह है जहाँ पे राजा ही विस्थापित हो जाता है और फिर चुनी हुई सरकारें आती है। तो ये 1789 से कंटिन्यू रेवोल्यूशन चल रहा है। इसमें जोसेफ मज़िनी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जोसेफ मज़िनी 1831 में अपना रेवोल्यूशन चालू करते हैं। तो इसमें वो बनाते हैं यंग इटली। सो जोसेफ मज़िनी को तो इटली एक यूनिफाइड इटली नहीं था उस समय, इसके 4 हिस्से थे, अलग अलग राजा का इस पे शासन था। तो इनके मन में था कि ये सारे इटालियन लोग का एक देश होना चाहिए। तो जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है ये प्योरली एक लिबरल थॉट है और नेशनलिज्म है। सो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को जोड़ के ये रेवोल्यूशन चल रहा है ग्लोबली या यूरोप में उस समय। फिर मज़िनी 1848 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे वो इटालियन स्ट्रगल के लिए, और ये सक्सीड हो जाते हैं 1871 में। सो 1871 में आज का जो यूनिफाइड इटली है वो फॉर्म हुआ है। 1871 में आज का जो जर्मनी है वो भी फॉर्म हुआ है बाय ओटो वॉन बिस्मार्क। इसके बाद फिर 1905 में रशिया में रेवोल्यूशन चला जाता है। तो अब देखिए कि ये सारी जो घटना है इसको भारत के क्रांतिकारी स्टडी कर रहे हैं कि यूरोप में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, रशिया में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, उसमें यह है कि आप पहले नेशनल टेरिटोरियल बाउंड्री, एक नेशनल बाउंड्री को माने, वहाँ से नेशनलिज्म है कि हम इस राष्ट्र की संतान है, ये हमारा राष्ट्र है। लिबरलिज्म कि ये राष्ट्र में जो सारे लोग हैं वो हमारे बंधु हैं।
तो ये धारणा को लेके एक राष्ट्र की अवधारणा बन रही है, क्योंकि पहले 1646 में या 56 में पीस ऑफ वेस्टफालिया हुआ है। इस टाइम पे फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ था सोवर्जियन नेशनल टेरिटरी। इसके पहले नेशनल डिफाइंड बाउंड्री में कोई दूसरा नेशन दखल नहीं देगा, ये अवधारणा नहीं थी। सो वहाँ से 100 साल बाद या 150 साल बाद अब ये नेशनलिज्म आ रहा है, और यही लहर इंडिया में भी आ रही है। तो इंडिया के क्रांतिकारी भी यही चाहते हैं कि हम आर्म्ड रेवोल्यूशन से ब्रिटिशों का खात्मा करें और अपने एक राष्ट्र का निर्माण करें। तो इसको नेहरू गांधी के जो इतिहासकार हैं उन्होंने रेवोल्यूशनरी को एक्सट्रीमिस्ट जैसे पोज किया कि ये सिर्फ बंदूक लेके घूम रहे और गोलियां चला रहे, आतंकवाद जैसा कर रहे हैं कुछ। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नहीं था। ये रेवोल्यूशन एक तरीका था, एक पर्पस के लिए, उसके पीछे डिफाइंड पर्पस था, और वो पर्पस अचीव होने के बाद जो नेशन बनेगा वो कैसा होगा ये भी डिफाइंड था। तो ये रैंडम लोग नहीं थे जो बंदूकें लेके घूम रहे थे। तो अगर हम समझे कि देखिए ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया में हुआ 1947 में, इसके बाद नेहरू गांधी के हाथ में सरकार आ गई। तो अब ये मॉडरेट, आज हम इनको नेशनलिस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर समझो रेवोल्यूशन से आज़ादी आती तो क्या हम इनको फ्रीडम फाइटर बोलते या हम इनको ब्रिटिश लॉयलिस्ट बोलते? तो आप मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो भारत होते, या फिर एक भारत है और एक भारत हो सकता था। एक भारत है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स नेहरू गांधी के पास हुए, और भारत आपको पता है हम कैसे पीछे चले गए। डॉलर वैल्यू और इंडियन वैल्यू भी सेम थी, और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉरेन पॉलिसी टू इकोनॉमिक पॉलिसीज टू नेशन डेवलपमेंट, हर फील्ड में हम आगे जा सकते थे, लेकिन हुआ नहीं वैसा। और एक दूसरा भारत है जो आर्म्ड रेवोल्यूशन की मदद से बन सकता था, जिनके पास एक स्ट्रैटेजी थी, गोल थी, विजन थी कि भारत एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया के हर देश के साथ इक्वली कम्पीट कर पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और ये गांधी और नेहरू के हिस्टोरियंस ने काफ़ी सारे बड़े फ्रीडम फाइटर्स जैसे भगत सिंह हो गए, जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर हो गए, उनका नाम इतिहास के पन्नों में छुपा दिया, या इन क्रांतिकारियों ने इतना भारत के लिए किया है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आप सही बोल रहे हो रविश। अगर आप देखेंगे 1857 से 1946 तक पैरेलल रिवॉल्यूशन कंटिन्यू चल ही रहे, रुक रहे चल रहे, पर ये एंड नहीं हुआ, कभी फुल स्टॉप नहीं लगा इसको। तो अभी हमको जानना है कि देखिए, अगर ये रेवोल्यूशनरी का इतिहास नेहरू सरकार ने छुपाया है, तो जनता को के सामने हमको ये इतिहास रखना है। फिर ये निर्णय जनता का है कि वो इनको रेवोल्यूशनरी मानती है या एक्सट्रीमिस्ट मानती है। जैसे अभी आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस वक्त क्या चल रहा था उसका एक विजुअल दिया, तो अब यहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इतने एक्टिव कैसे हो गए फिर? तो आप देखिए, अभी ये पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में है। अभिनव भारत की स्थापना हो चुकी है 1904 में। अब अभिनव भारत में लोग की संख्या ये जोड़ते रह रहे हैं। अभिनव भारत के लोग पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ भी कांग्रेस की मीट होती है वहाँ जाते हैं और अलग और रेवोल्यूशनरी से मिलने की कोशिश करते हैं। 1902 में सेम टाइम पे अनुशीलन समिति, अनदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप स्टार्टेड बाय अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष, ये बंगाल में स्टार्ट हुआ है। तो ये उनसे भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सारे रेवोल्यूशनरी को जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1905 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामानों की होली जलाई पुणे में, वो भी फर्ग्यूसन कॉलेज के निकट। तो इससे नाराज़ होके इनके जो डीन थे कॉलेज के, उनको रैंगलर पर अंश पे बोलते हैं कि उनको कोई रैंगलर मेडल मिला था, तो उन्होंने इनको कॉलेज से निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक जिनके संपर्क में थे, वो इनको रेफ़र करते हैं टू श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंदन इंडिया हाउस में। तो यहाँ ये अब ये लंदन जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, ये वकालत की पढ़ाई के लिए।
सो अब ये 1906 में पहुंच गया लंदन इंडिया हाउस। यहाँ पे ये फ्री इंडिया सोसाइटी बनाते हैं। तो वहाँ से भी इनको फ्रीडम स्ट्रगल ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। वहाँ पे इनको मिलते हैं लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा, VVS अय्यर, MPT आचार्य और कई क्रांतिकारी वहाँ इनको मिलते हैं। शायद मदन लाल ढींगरा भी उसी वक्त उनको मिलते मदन हैं। लाल ढींगरा भी इनके साथ वहाँ पे जुड़े। तो अब ये देखिए कि वहाँ रहते हुए भी ये क्या काम कर रहे हैं। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बना दी। उसके बाद 1907 में जोसेफ मज़नी कब के लाइफ पे इन्होंने बुक लिखी। अब ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है? उन्होंने लिखा कि इटली में रेवोल्यूशन कैसे आया, रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया। तो जोसेफ मैज़नी इटली के बाहर बैठे थे, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से ये आर्म्स भेज रहे थे इटली में। तो ये सब क्रांतिकारियों को उन्होंने ये बुक से समझ में आया कि क्रांति इटली में कैसे आई। तो ये एक मैसेज था कि इंडिया में क्रांति कैसे आएगी। तो ये बुक आती है फिर इंडिया और इसका अनुवाद होता है, क्योंकि सावरकर मूलतः मराठी भाषा में लिखते हैं। सो 1909 में बुक आती है द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857। अब ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस बुक का जो नरेटिव है उसमें ये लिखा है कि 1857 एक रैंडम इवेंट नहीं था, जो कि ब्रिटिश लोग ने कहा कि एक सिपाही म्यूटिनी थी, सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं था। पर इन्होंने एक ग्रैंड नरेटिव बिल्ड किया कि ये एक रैंडम एक इवेंट से जनता में रोष हुआ और ये प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये एक राष्ट्र भावना थी, सभी धर्मों में एक समान राष्ट्र भावना थी और थ्रू आउट नेशन थी। उसका ये उसके रोष से उत्पन्न एक विद्रोह था जो फ्रीडम स्ट्रगल था। सो ये इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर की परिकल्पना फर्स्ट टाइम आ रही है 1909 में, आफ्टर 1857। ओके। अब इससे क्या हो रहा है, ये बुक इंडिया में आती है। उस टाइम मिंटो था, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म वाले थे, वो इंडिया में था, ब्रिटिश ऑफिसर। तो उसने लिखा कि ये बुक किसी भी हालत में इंडिया में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसकी मूल प्रति लंदन में है। तो ब्रिटिश लोग इतने डरे हुए, क्यों? क्योंकि ये सावरकर जी क्या कर रहे हैं, एक ग्रैंड नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं फॉर रेवोल्यूशन। राइट। ठीक है। सो ये बुक आगे जाके रेफरेंस बुक बन जाती है सभी क्रांतिकारियों के लिए भारत में। प्लस जोसेफ मैज़नी ने रेवोल्यूशन कैसे किया, तो ये एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि रेवोल्यूशन के लिए, कि हम लोग रैंडम लोग नहीं हैं, हमारा एक पर्पस है और वो पर्पस हम ऐसे अचीव करेंगे। तो ये बुक को पब्लिश होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये बुक छुपा के इंडिया आई, पर इंडिया में बैन होने की वजह पब्लिश नहीं हो पाई। फिर उसकी मूल प्रत फिर वापस गई, फिर लंदन से वापस बेल्जियम गई, फिर वहाँ पे पब्लिश हुई और फिर इंडिया आई। तो इसमें बहुत समय लगा, पर ये बुक एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक साबित हुई इंडियन रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, सावरकर एक इंटेलेक्चुअल फॉर्डर दे रहे हैं रेवोल्यूशन के लिए। इसके साथ ही क्या कर रहे हैं, इन्होंने, इनके साथी थे सेनापति बापट, जो लोग मुंबई में रहते हैं वो जानते होंगे सेनापति बापट मार्ग, उनके नाम से बहुत सारे रोड्स हैं। तो ये पांडुरंग महादेव बापट नाम था इनका। तो इनको इन्होंने भेजा कि फ्रांस में इनको पता चला कि बॉम्ब मैनुअल अवेलेबल है। तो सेनापति बापट फ्रांस जाते हैं और बॉम्ब मैनुअल ढूंढने की कोशिश करते हैं पेरिस में। ये ट्रैवल करते हैं इंडिया हाउस से लंदन में। यस। और जाते हैं फ्रांस। राइट। ओके। सो ये भी 1907 में ही हो रहा है। तो वहाँ पे बॉम्ब मैनुअल ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि कोई रशियन टेलर है पेरिस में, जिसके पास इनको ये मिल जाता है। तो अब बॉम्ब मैनुअल तो मिल जाता है, पर ये है पूरी रशियन भाषा में और किसी को रशियन आती नहीं है। अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए फिर नया चक्कर शुरू होता है। फिर ये पहुंचते हैं बर्लिन। तो बर्लिन में एक रशियन लेडी मिलती है, टीचर, जो इसको ट्रांसलेट करती है, पर वो बहुत समय लेती है, 1 साल लगता है इसको ट्रांसलेट होने में। पर जैसे ही वो बुक फिर ट्रांसलेट होती है, फिर वो वाया मीडियम से इंडिया पहुंच जाती है। ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ हो गई, एक इंटेलेक्चुअल फॉर्डर दिया सावरकर ने लंदन टू इंडिया, बॉम्ब मेकिंग मैनुअल मूव हो रहा है फ्रॉम लंदन टू इंडिया। ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखिए, अब इनके साथ है मैडम भीकाजी कामा। ठीक है। अब ये क्या कर रही हैं कि यहाँ से लंदन से गन आ रहा है बॉक्सेस में छुपा के,
इंडिया। ओके। सो ये गन का इस्तेमाल करके अनंत कान्हेरे 1909 में शूट कर देते हैं पुणे नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। अच्छा। इसका नाम था AMT जैक्सन। ये होता है दिसंबर 1909 में। ओके। और इसी साल की जुलाई में मदन लाल ढींगरा जो लंदन में ही है, लंदन में ही शूट कर देते हैं कर्जन वाइली को। सो कर्जन वाइली का काम था कि लंदन में, ब्रिटेन में जो भी इंडियन स्टूडेंट है उन पे नज़र रखना। अब ये देखिए 1909 में 2 जगह हत्याएं हो रही है और ये काम भारतीय क्रांतिकारियों ने किया है। अब इसमें क्या हो जाता है कि ब्रिटिश का कम्युनिकेशन लंदन और इंडिया में होने लगता है और उनको पता चल जाता है कि ये दोनों हत्याएं एक ही टाइप के गन से हुई है। यह है ब्राउनिंग पिस्टल। तो सिर्फ ये 2 पिस्टल ही नहीं है, ऐसे कई पिस्टल मैडम भीकाजी कामा इंडिया भेज चुकी है। तो ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो जाते हैं कि देखिए एक ग्रैंड नैरेटिव सेट हो रहा है फॉर रेवोल्यूशन, बॉम्ब मैनुअल आ रहा है फॉर रेवोल्यूशन, एक्चुअल गन बुलेट्स आ रहे हैं फॉर रेवोल्यूशन, और किताबें भी आ रही हैं, थॉट प्रोसेस भी बन रहा है। सो हर एक चीज़ रेवोल्यूशन के लिए रेडी हो चुका है। अब ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है, ये गन के वजह इनको पता चल जा रहा है कि ये काम लंदन से हो रहा है क्योंकि ये गन ब्रिटेन में ही बनती थी। तो अब ये ज़ीरो इन कर लेते हैं वीर सावरकर पे और 1910 में उनके ऊपर केस कर देते हैं फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ ब्रिटेन। सो अब इनका था ब्रिटिश का कि ये जो ट्रायल है वीर सावरकर के ऊपर ये इंडिया में चला जाए, क्योंकि इनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, तो ये लंदन में या ब्रिटेन में कोर्ट में साबित नहीं कर पाते। तो वो एज अ फ्यूजिटिव का चार्ज लगा के वीर सावरकर को इंडिया लाना चाह रहे हैं। और फ्यूजिटिव तो वो नहीं थे, वो तो एज अ स्टूडेंट वहाँ गए हैं विद डॉक्यूमेंट गए, पर फिर भी गलत तरीके से उनको इंडिया ला रहे हैं। तो अभी उनको जब इंडिया लाया जा रहा है, इससे थोड़े टाइम पहले जब मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी है, उसके बाद उन पे केस होता है और उनको मृत्युदंड होता है। तो जब उनके फांसी होती है उसके बाद सावरकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके मेंटोर सावरकर थे और उनके मृत्युदंड होने के बाद वो दुखी है। वो समंदर किनारे ही है लंदन में, और उनके साथ निरंजन दास थे, निरंजन पाल, बिपिन चंद्र पाल के पुत्र थे। तो वहाँ उन्होंने वो सॉन्ग लिखा, सागरा प्राण तळमळला। मतलब उतना दुख होता है उनको कि वो सागर को बोल रहे कि हे सागर, मेरा प्राण में रेस्टलेस हो गया है, मुझे ने मजसी ने मायाभूमि, मतलब वापस मैं अपनी मातृभूमि में जाना चाहता हूँ, माता की छाँव में जाना चाहता हूँ। तो वो दुख था, पर रेवोल्यूशन अब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जीवन भर रेवोल्यूशन करेंगे। तो 1910 में इनको लंदन में कैप्चर करते हैं ब्रिटिश और इंडिया लाने के लिए एक शिप में चलते हैं, SS मोरिया में। और ये ब्रीफ टाइम के लिए ये डॉक होती है मार्सेली, फ्रांस में। मार्से फ्रांस में, करेक्ट। तो ये सावरकर जी कैसे बहुत चतुर थे लॉ के मामले में। तो ये क्या करते हैं, शिप से जंप करके पोर्ट पे पहुंच जाते हैं और फ्रांस में पुलिस के सामने खुद को समर्पण कर देते हैं। सो अब यहाँ पे वो लॉ में क्या प्ले करना चाहते हैं कि अगर फ्रांस के धरती पे है सावरकर, तो उनको ब्रिटिश का रूल एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उनको कैप्चर कर सके, अनलेस फ्रेंच पुलिस उनको हैंड ओवर दे। तो वहाँ पे भी थोड़ा डिले होता है, फिर फ्रांस में केस चलता है, फिर लेकिन वो केस ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में जाता है और फिर उनको हैंड ओवर करके वापस इंडिया लाया जाता है। फिर इंडिया में फिर उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया है, और किसी को पहली बार 2 लाइफ सेंटेंसेस होती है। सो 25 years प्लस 25 years इन अंडमान काला पानी सेल्युलर जेल। तो इतनी क्रूर सजा इतिहास में किसी को नहीं है। तो अब यहाँ पे जब जाते हैं तो उनको 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है कि आपका हाथ बांधा है, आप खड़े हैं, बैठ नहीं सकते, आपको सनलाइट नहीं मिल रहा है, एक ही विंडो है, वहाँ से सिर्फ जहाँ पे मृत्युदंड दिया जा रहा है वही चीज़ दिख रही है। तो आप जब भी देख रहे हैं किसी की मृत्यु देख रहे हैं,
और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि काला पानी में बहुत लोग मेंटली ब्रेक हो जाते थे। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पर सावरकर मेंटली इतने स्ट्रांग थे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, लेकिन वो फिर भी और तब के बाहर है वहाँ से, और कठिन होके बाहर है। काला पानी उनको तोड़ नहीं सका। तो यहाँ तक हम आपको बता रहे हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर जब काला पानी में थे तो कितनी क्रूर सज़ा उन पर हुई थी, और ये जानना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो उनको माफ़ी वीर सावरकर बोलते हैं, उनके बारे में ख़राब बोलते हैं, कि एक ऐसे जेल में रहना जहाँ पर इतनी क्रूर सज़ा मिलती है जो आपका मनोबल तोड़ती है, उस वक्त भी उन्होंने अपना भारत देश की तरफ, भारत माँ की तरफ, उनकी आज़ादी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू रखा। और यही हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो इस पॉडकास्ट को हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन हम पार्ट 2 के साथ हम फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को बेहतर बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीक।